हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और इस टाइम में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आज एक और सब्जेक्ट है हमारा, ये है फैमिली लॉ, जिसको हिंदू लॉ भी यहाँ पर बोला जाता है। इसका एक और नाम भी आप लोग सुन रहे होंगे, फैमिली लॉ फर्स्ट, क्योंकि फैमिली लॉ सेकंड आप लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, और जो आप लोग पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में अपने, ठीक है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ पर फर्स्ट सेम में आप हिंदू लॉ पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने शुरू से कि हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे एग्जाम इंपॉर्टेंट विद सिलेबस, आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को बताएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर सिलेबस भी आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग क्या इसमें सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपने एग्जाम पैटर्न से। यहाँ पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप लोगों का 70-30 का आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है। 70 नंबर आप लोगों को थ्योरी से मिलेंगे और 30 नंबर आप लोगों को असाइनमेंट से मिलेंगे या फिर मिड टर्म से मिलेंगे, जो भी आप लोगों का कॉलेज करवाए, ठीक है। यानी कि ये 30 नंबर आप लोगों के कॉलेज के हाथ में है और ये 70 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है, जिनको हम यहाँ से आप लोगों को बताएंगे कि 70 में से कैसे आप लोग 60 नंबर ला सकते हैं। टोटल जो आप लोगों का आएगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से आप लोगों को 40 नंबर पास होने के लिए लेकर आने होते हैं। टोटल आप लोगों का आना चाहिए 48%, ठीक है। 40% नंबर तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों को लाना ही है, लेकिन टोटल भी आप लोगों का याद रखना है कि 48% से कम ना हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक या दो सब्जेक्ट में बैक कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की। देखो, ये जो सिलेबस है ये बहुत ही ऐसा सिलेबस है कि आप लोगों को अगर लिखना आता है और आप लोगों को अपने धर्म के बारे में पता है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो आप लोग 60 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। क्योंकि जब ये पैटर्न 90-10 का था तब बच्चे यहाँ पर 70 से 80 नंबर इस सब्जेक्ट में लेकर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब ये आप लोगों का 30 नंबर तो यही मिल रहा है आपको कॉलेज की तरफ से। 30 में से मैं मान रहा हूँ कि 25 भी अगर आप लोगों को कॉलेज की तरफ से मिल गए तो बाकी 60 तो आप लोगों के हाथ में है ना। तो 60 और 25 यानी 85 नंबर तो आप लोग अभी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस में सबसे पहली यूनिट जो दी हुई है वो यहाँ पर हिंदू कानून के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। हिंदू कानून और लैंगिक समानताएं, महिलाओं के अधिकार पूछे जाते हैं। LGBTQ राइट अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, तो एग्जामिनर शायद कुछ नया पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेबस है। अभी एग्ज़ाम पैटर्न की मैं आगे एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट की बात मैं आगे करूँगा कि क्या आप लोग के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जिन लोगों को सिलेबस से पढ़ना रहता है मैं उनके लिए यहाँ पर पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है यूनिट 1 में वो है विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध विवाह क्या होता है, शून्य और शून्यकरणीय विवाह के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। वैध और अवैध विवाह कौन से होते हैं वो सभी आप लोगों को पता होगा। हिंदू लॉ में आप कई सारे बेरेक्ट्स पढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम भी पढ़ते हैं, फिर आगे एक और भी पढ़ेंगे आप, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956। तो ये चारों आप लोगों के यहाँ पर यूनिट 4 में दिए हुए हैं। इनमें से आप लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में आप लोगों की फैमिली के बारे में दिया हुआ है कि फैमिली कैसी होती है, जॉइंट फैमिली कैसी होती है, सहदायिकी की प्रकृति उसमें क्या होती है, ठीक है, सहदायिकी की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कोपरेंसी। और उसके बाद बाधित और अबाधित विरासत, ठीक है। ये जो विरासत वाला यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में, अच्छा यहाँ पर इन्होंने अभी दिया नहीं है, आगे देंगे वो। तो यहाँ पर बाधित और अबाधित विरासत क्या होती है, यानी ऑब्स्ट्रैक्ट एंड अनऑब्स्ट्रैक्ट हेरिटेज क्या होती हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। 4th जो है आप लोग का वो है यहाँ पर लॉ ऑफ पार्टीशन। उसके बाद यहाँ पर विभाजन, पुनर्मिलन, ये सब जो है ये डाइवोर्स से रिलेटेड है। और डाइवोर्स के बाद जो रीमेटिंग हो जाती है उसके बारे में भी यहाँ पर यूनिट 4 में दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो डाइवोर्स वाला सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आप लोगों का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये जो है मतलब पढ़ाते हुए टाइम में टीचर्स भी कहते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। बाकी जो 3 यूनिट हैं उनमें से अच्छा खासा आप लोगों का पेपर कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्लड रिलेशंस दिए हुए हैं और उनको इतना डीप समझाया गया है कि मतलब एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर पाता स्टूडेंट, ठीक है। वो जो आप लोग कॉपी चेक करेगा आप लोगों की, वो एग्जामिनर आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई भी XYZ आप लोग ब्लड रिलेशन बना देंगे, उसके बाद फिर दिखा देंगे उसका कि हाँ भाई ऐसे होगा इसका,
उत्तराधिकार, तो वो क्वेश्चन ही आप लोगों का पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए टीचर्स कह देते हैं कि इसको छोड़ दो आप लोग, इस यूनिट को, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 बैरेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने हिंदू लॉ कर लिया और आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा कर लिया है, तो एक क्वेश्चन नहीं, वो मैं 2 पूछूंगा यहाँ पर। फर्स्ट कि हिंदू कौन होते हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये बताना कि एज डिफाइन की हुई है 21 साल, 18 साल, ठीक है, शादी की उम्र कि 21 साल की लड़की होनी चाहिए और 18 साल का लड़का होना चाहिए, देन वो एबल है शादी करने के लिए। तो ये किस अधिनियम में लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा और मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदू कौन होते हैं और ये जो आप लोगों की मैरिज की जो एज डिफाइन की हुई है किस एक्ट में डिफाइन की हुई है, वो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर यह है शून्य और शून्यकर्णी विवाह और तलाक, ठीक है, यह आप लोगों को पढ़ लेना है। देखो तलाक के कई सारे टाइप दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। उसके साथ ही केस लॉ भी दिया हुआ है, वो केस लॉ आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदू लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा केस लॉज भी लिखने हैं, क्योंकि उसमें जो केस लॉज हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो मतलब लिखे भी नहीं जा सकते, उनको सिर्फ एग्जाम्पल ही दे सकते हैं कि हाँ भाई इस केस में ये हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा वो केस, और केस लिखने का तरीका यह है कि यहाँ पर पार्टी का नाम आना चाहिए, पार्टी 1, पार्टी का नाम आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ। और आप लोगों की AIR क्लियर होनी चाहिए, सन भी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, वो कौन सी जर्नल में है वो भी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसे केस साइटेशन बोलते हैं। ये अगर आप लोगों का अच्छा है ना, तो फिर आप लोगों का जो केस में लिखा गया फैक्ट है वो नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ केस साइटेशन देख के ही आप लोगों को मार्क्स दे दिए जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि केस साइटेशन से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को केस के फैक्ट याद हैं या नहीं हैं, ठीक है। अगला जो मैटर है यहाँ पर वो है आप लोगों का विवाह एक अनुबंध है या अनुष्ठान। हिंदू लॉ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हिंदू कानून के विभिन्न स्कूल कौन कौन से हैं, ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ हिंदू, यानी कि सोर्स इनको पूछ रहे हैं ये। अगली जो स्लाइड्स है वो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, भरण पोषण एवं आश्रित कौन होते हैं, भरण पोषण किसे मिलता है, उसके बाद आश्रित कौन होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी वाइफ का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया जाता है कि वाइफ के क्या राइट हैं भरण पोषण और आश्रित होने में, ठीक है। हिंदू विवाह के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, सहदायिक संपत्ति क्या होती है यानी कॉपरेंसी प्रॉपर्टी, हिंदू कानून के स्रोत क्या होते हैं यानी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने इतना ही याद कर लिया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके साथ ही यहाँ पर जो भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके गेस्ट पेपर्स में या जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि उनमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इजीली आप लोगों का तैयार हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे तो लोग ये कहते हैं कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी कि जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन आएगा और जो शॉर्ट लॉन्ग आता है वो दोनों तैयार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास ईजी लैंग्वेज हो जाती है लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में जो यूनिक दिए हुए हैं मैंने देखा उसमें कुछ ऐसी तरीके से दिया हुआ है कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इजीली लिख सकते हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट थे। उसके पहले मैंने आपको यहाँ पर बताई, मैंने आपको सिलेबस थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को और डीप में बता दूँ तो यहाँ पर जो हिंदू लॉ का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा क्वेश्चन पेपर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छे नंबर लाने वाला क्वेश्चन पेपर है। जितना आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना इस क्वेश्चन पेपर में, उतना ही ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में अपने नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 पेज में लेकर जाएं। जो वेरी लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का मिलेगा उसको भी कम से कम 1 से 2 पेज में ही आप लोग लेकर जाएं, ठीक है। कुछ अगर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आप लोगों को केस स्टडीज़ मिल रही हैं ना तो वो ज़रूरी आप याद कर लेना। जैसे कि दत्तक लेने का जो एडॉप्शन का होता है उसमें कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं, ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभाजन वाला एक यूनिट है, एक सेकंड, यहाँ ये है विभाजन वाला यूनिट। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि वंस अ पार्टीशन, ठीक है, नोट कर लेना, मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पर, वंस अ पार्टीशन ऑलवेज अ पार्टीशन,
ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल रहा है तो इसको ज़रूर आप याद कर लेना, इसको पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है कर्ता। ठीक है, कर्ता आप लोगों को शॉर्ट नोट में मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग ज़रूर देख लेना कि ये कर्ता कौन होता है, क्या करता है। ठीक है, इसके भी कुछ ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, तो वो आप लोग देखना। तो ड्यूटीज़ भी होती हैं, राइट्स भी होते हैं, तो वो आप लोग इसके पढ़ लेना जहाँ भी आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के हिंदू लॉ से रिलेटेड वीडियो। बाकी अगले वीडियो का इंतज़ार करें, जल्द ही आप लोगों के लिए अगली वीडियो भी अपलोड की जाएगी।